साथ बदलते भारत की शान। किसान कृषि औषधीय पौधे। किसान दोस्तों, सुधी दर्शकों, नमस्कार। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे में। और आज के इस अंक में हम जिस औषधीय पौधे की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मिल्क थिस्ल। मिल्क थिस्ल मतलब दूध देने वाला पौधा? ऐसा बिल्कुल नहीं है पृथ्वी। मिल्क थिस्ल का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक ऐसा पौधा आता है जो दूध देता हो, जबकि इस पौधे के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका बोटेनिकल नाम सिलिबम मेरियोनिम है और ये औषधीय गुणों से भरपूर है। हालांकि ये यूरोप, एशिया, दक्षिण अफ्रीका में बहुतायत से पाया जाता था, लेकिन अब भारत में भी इसको उगाया जाने लगा है। जी हाँ, इसे फूल वाली जड़ी बूटी वाला पौधा भी कहा जाता है। इस गुणकारी और औषधीय पौधे की खेती से लेकर के इसके उपयोग तक की सारी जानकारी हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस पौधे की खेती से किस प्रकार से आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और औषधीय पौधा मिल्क थिस्ल आर्थिक लाभ देने वाली फसल है, और वो इसलिए क्योंकि इससे वृहद स्तर पर स्वास्थ्य लाभ होता है। और इसकी खेती कैसे करें, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। किसान दोस्तों, ये है मिल्क थीस्ल का औषधीय पौधा। मिल्क थीस्ल बहुत ही गुणकारी औषधि है। ये सीजनल प्लांट है और 6 माह में तैयार हो जाता है। अप्रैल माह में इसके बीजों की बुआई की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये झाड़ी नुमा पौधा है और इसकी लंबाई करीब 3 फीट होती है। इस पर फूल लगते हैं। फूल के अंदर तैयार होने वाले बीज का इस्तेमाल कई तरह के काढ़े बनाने में किया जाता है। इसके पत्तों का भी प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में होता है। इस पौधे को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसके ऊपर पर्पल रंग के सीजनल फूल लगते हैं। मिल्क थीस्ल की खेती कैसे करें, इसे कैसे आम भारतीय किसानों तक पहुंचाएं, इसकी कोशिश पिछले दशक से ही जारी है। नेरी हर्बल गाइड में इस मिल्क थीस्ल औषधीय पौधे को उगाने का ट्रायल पूरी तरह से कामयाब रहा है। इस हर्बल औषधि से बनने वाले टॉनिक में कई तरह की बीमारियों से लड़ने के गुणकारी तत्व मौजूद हैं। मिल्क थीस्ल औषधि पौधा एक गुणकारी घास माना जाता है। मिल्क थीस्ल के फल और बीज को लिवर और पित्त नली के इलाज के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भी ये कई तरह के स्वास्थ्य लाभ के लिए फायदेमंद होता है। मिल्क थीस्ल अभी भी भारतीय किसानों के लिए नई फसल है, जिसकी जानकारी कई स्तरों पर दी जा रही है। मिल्क थीस्ल के बीज की बुवाई जरा सावधानी से करनी होती है। दोमट मिट्टी मिल्क थीस्ल पौधे के लिए उपयुक्त होती है। देश की लगभग आधी कृषि जलोढ़ मिट्टी पर होती है। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसे नदियां बहा कर लाती हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा कम होती है। मिल्क थीस्ल जलोढ़ मिट्टी में भी उगाई जा सकती है, लेकिन सावधानी ये बरतनी होती है कि जल निकास की अच्छी सुविधा हो। मिल्क थीस्ल की फसल को काली मिट्टी और लाल मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। बुआई से पहले खेत की दोहरी जुताई जरूरी होती है। फिर अच्छे से खेत को पालो कर समतल करना चाहिए। यहाँ ये सावधानी जरूरी है कि खेत खरपतवार से मुक्त हो। मिल्क थीस्ल का बीज तैयार मिट्टी में
करीब आधा इंच अंदर बुवाई करनी चाहिए। बुवाई से पहले अंकुरण के लिए मिट्टी के साथ खाद संतुलित मात्रा में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। मिल्क थीस्ल के बीज आमतौर पर पैकेट में आते हैं, जिसे पेपर शीट पर सावधानी से खोलना चाहिए। 3 से 4 बीजों के समूह में मिल्क थीस्ल के बीजों का रोपण करना चाहिए और ये ध्यान रखें कि बीजों के विकास के लिए उनके पास पर्याप्त जगह हो। बुवाई के बाद फव्वारे के माध्यम से पानी का छिड़काव ठीक रहता है। सावधानी से क्यारी बनाकर भी पानी डाला जा सकता है। मिल्क थीस्ल के अंकुरण में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। मिल्क थीस्ल एक ऐसा महान औषधीय पौधा है जो लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। घरों में गमलों में भी उगाया जा सकता है। मिल्क थीस्ल का पौधा 3 से 4 फीट तक पहुंचता है। इसमें चमकदार पत्ते और बैंगनी फूल लगते हैं। किसान मित्रों, अभी आपने देखा कि मिल्क थिस्ल की खेती कैसे करें और इसको देखने के बाद बहुत सारे सवाल आपके जहन में जरूर आए होंगे। जी हाँ, सवाल जहन में आएंगे तभी तो उनका जवाब मिलेगा, जागरूकता फैलेगी। और बहुत सारे हमारे किसान दोस्त ऐसे हैं जिनको शायद इस खेती के बारे में आज पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। मिल्क थिस्ल के पौधे की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और ये कमाल का औषधीय पौधा है। थिस्ल सिलेमैरिन में एक सक्रिय यौगिक, एक फ्लेवोनाइड है जो विषाक्त पदार्थों से युक्त यकृत की कोशिकाओं को दोबारा बनाता है। यानी सिलेमैरिन विषाक्त पदार्थों से जिगर की कोशिकाओं की रक्षा करता है। अपने किसान दोस्तों को बता दें कि आपको हम मिलाएंगे हमारे अनुभवी किसान दोस्त से और साथ ही मिलाएंगे हमारे औषधीय पौधों के विशेषज्ञ से। उनसे जानेंगे हमारी इस खेती के संबंध में तमाम सवाल। बहुत अच्छी बात है, मिल्क थिस्ल की खेती से जुड़ी हुई जानकारी, तमाम तकनीकी पहलू, उसके बाजार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, ये सब कुछ विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीड के टाइम में और इनिशियल जर्मिनेशन के टाइम में अगर पानी प्रोवाइड कर देते हो तो बीच में अगर आपको पानी स्किप भी हो जाता है ना तो ये चल जाता है। सीड के टाइम में इसको पानी अच्छा चाहिए होता है, तो इसीलिए ये क्रॉप दूसरी क्रॉप के मुकाबले में सैंडी सॉइल, इवन तक की जो आपकी बड़ी लो प्रोडक्टिव सॉइल्स जो है ना, उनमें भी ये काफी अच्छा चल जाता है। किसान कृषि औषधीय पौधे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान कृषि औषधीय पौधे। तो औषधीय पौधे मिल्क थिस्ल के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते आगे पृथ्वी। जी हाँ किसान दोस्तों, मिल्क थिस्ल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं औषधीय पौधों के विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। सवालों के सिलसिले में सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगी कि मिल्क थिस्ल की खेती की जब बात करते हैं तो बुआई से लेकर कटाई तक किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और जैसे कि हम जानते हैं सभी फसलों की बोने से पहले जो है ना हम खेत की तैयारी करते हैं, तो मिल्क थिस्ल की भी जो फसल है उसके लिए भी खेत की प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, हैरोइंग होनी चाहिए, उसमें जो है ना फर्टिलिटी उसकी चेक करवानी चाहिए, मृदा का जो हमें चेकअप करा लेना चाहिए कि कितनी नमी है, और इस तरह से जो है ना उसका पीएच लेवल भी हमें चेक करा लेना चाहिए कि किस तरह की जो है ना सॉइल हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमने देखा कि मिल्क थिस्ल के लिए जो है वो रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर उस तरह की मिट्टी है तो हम आसानी से उसमें जो है इस फसल को उगा सकते हैं। एक दूसरा जो है ना जलवायु का, हमें जलवायु और तापमान हमें देखना है, तो दोनों मौसम की आवश्यकता होती है। और तापमान जो है इसका 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है तो वो इसके लिए उपयुक्त माना गया है।
फिर सिंचाई जो है, एक तो जर्मिनेशन, जब हम सीड्स को सोइंग करते हैं तो एक तो अंकुरन के समय हमें सिंचाई करनी है, मिट्टी में नमी बना के रखनी है अंकुरन के समय तक। उसके बाद 15 दिन के अंतराल पे जो है ना हम सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो है ना खरपतवार की भी हमें देखना है, निराई गुड़ाई कराना है 1 महीने के अंतराल पे। फिर पौधा रोपण के बाद जो है ना फसल के जब पकने की स्थिति आती है तो मेन बात जो किसान भाइयों को ध्यान रखनी है कि पूरा वो मिल्क थिसिल का जो पूरा अग्रभाग है उसको पूरे तरीके से नहीं पकने देना है। उसे पकने से पहले ही हमें खेत से निकाल लेना है। अगर वो पूरे तरीके से पक जाएगा तो खेत में क्या होगा कि वो फूट जाएगा और उसके जो बीज हैं वो चारों तरफ बिखर जाएंगे, हम उसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो इन कुछ खास बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यदि कोई रोग या कुछ बीमारी इसमें लगती है तो उसका भी उचित समय पे उपचार कर लेना चाहिए। इसमें उर्वरक जो है वो सुपर फॉस्फेट 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना चाहिए। पोटेशियम भी जो है 30 किलोग्राम तक हम 1 हेक्टेयर के लिए इसमें उर्वरक शक्ति के लिए मिला सकते हैं। ये भी बता दीजिए कि मिल्क थिसल की फसल में सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, और जब जल भराव अगर हो जाता है तो क्या फसल खराब हो जाती है? बिल्कुल जल भराव की स्थिति तो नहीं होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर निकासी होनी चाहिए। और हमने देखते हैं कि बीज अंकुरन के समय जो है ना हल्की सिंचाई करनी चाहिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है उसके बाद पूरी जो है 5 से 6 सिंचाई हम इसको दे सकते हैं। 1-1 महीने के अंतराल पर इसकी सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरी और तीसरी सिंचाई के बाद इसका खरपतवार अगर आ गया है तो उसकी निराई गुड़ाई करके जो है ना बाकी की सिंचाई हम पूरी कर सकते हैं और इस तरह से पौधे को हम उन्नत बना सकते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसान भाइयों को आप दे रहे हैं। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त हो चला है हमारे किसान भाई से मिलने का। तो किसान दोस्तों, आइए मिल लेते हैं हमारे अनुभवी किसान दोस्त से और जान लेते हैं कि मिल्क थिसल की खेती से उनको क्या फ़ायदा हुआ है, किस प्रकार के उनके अनुभव रहे हैं। मेरा नाम प्रवेश कुमार है। मैं यहाँ गांव मदनपुरा सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। खेती तो लगभग जो मैं कर रहा हूँ वो 10 सालों से कर रहा हूँ। उससे पहले हमारे पूर्वज करते रहे हैं। लेकिन जो औषधीय फसलों की खेती है वो स्पेसिफिकली हम 4-5 साल से कर रहे हैं। ट्रेडिशनल क्रॉप में जो है प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ना के बराबर होती जा रही है। इसीलिए औषधीय फसलें जो है एक पोटेंशियल स्कोप है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक टारगेट हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है इसमें फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट कम होती है, पर हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप फर्टिलाइज़र कम डालते हो तो इसका जो सीड फॉर्मेशन भी नॉर्मली किसी भी क्रॉप में हो, सीड फॉर्मेशन भी हल्का रहता है। अगर आप इसको मतलब जो सीड के टाइम में और इनिशियल जर्मिनेशन के टाइम में अगर पानी प्रोवाइड कर देते हो तो बीच में अगर आपको पानी स्किप भी हो जाता है ना तो ये चल जाता है। सीड के टाइम में इसको पानी अच्छा चाहिए होता है। तो इसीलिए ये क्रॉप दूसरी क्रॉप के मुकाबले में सैंडी सॉइल, इवन तक की जो आपकी बड़ी लो प्रोडक्टिव सॉइल्स जो है ना उनमें भी ये काफ़ी अच्छा चल जाता है। जनरली फार्मर क्या करते हैं, डीएपी डालते हैं, लेकिन जो है एमओपी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एमओपी या तो बेसल डोज में या सीड से पहले, मतलब सीड फॉर्मेशन से पहले जब आपका जो है फूल आना शुरू होता है उसी समय आपको एमओपी की डोज जरूर देना है। जब आपका फ्लावरिंग स्टेज होती है और ग्रेन फिलिंग स्टेज होती है उस समय में पानी का विशेष ध्यान रखना है। इसमें पानी अगर आपने उस समय नहीं दिया तो आपका जो है ओवरऑल जो वेट होगा, जो ग्रेन का वेट है वो बहुत कम रहेगा। मिल्क थिसल तो अब अगर आप ऑनलाइन भी बेचना चाहें तो जो है वो किलो के भाव से बिक रहा है, लेकिन मिल्क थिसल की मार्केट आपकी खारी बावली दिल्ली है, नीमच है, मंदसौर है, इवन तक की जो लोकल लेवल पे है, लोकल लेवल पे अब मिल्क थिसल खरीदा जा रहा है आड़तियों द्वारा। जो औषधीय फसल के आड़ती हैं वो इसको ले रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं। इवन काफ़ी कंपनियां जो है अब इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं सीधा। तो मिल्क थिसल की अब डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। ज़्यादातर मिल्क थिसल इंडिया से जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ये मानिए कि पर एकड़ 60,000 to 80,000 तक आप जा सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास इस तरह की भूमि है जो काफ़ी हल्की है तो मैं तो उनको कहूँगा कि इसको ज़रूर उगाएं, क्योंकि इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ेगी।
तो अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र से जिन्होंने मिल्क थिस्ल की खेती की, मुनाफा कमाया और हमें उम्मीद है कि आपको भी उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चर्चा हमारी आगे भी यूं ही चलती रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दूध थीस्ल गुर्दे में कोशिकाओं को जीवित करता है। ये सूजन को रोकता है और हम सभी जानते हैं कि सूजन दिल की बीमारियों का मुख्य कारण है। दूध थीस्ल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल या HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। किसान कृषि औषधीय पौधे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसान कृषि औषधीय पौधे। किसान दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। औषधीय पौधा मिल्क थिस्ल के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। हमारे साथ औषधीय पौधों के विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे पूछ लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। अच्छा, एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगी कि मिल्क थिस्ल की खेती की जब बात करते हैं तो कटाई के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि हम जानते हैं जो मिल्क थिस्ल की फसल होती है वो कांटेदार होती है और जब ये मैच्योरिटी से थोड़ा सा टाइम पहले हम इसको काट लेते हैं, क्योंकि अगर मैच्योर हो जाएगा तो सीड वहीं पे जो है ना इसके जो पॉली बैग है वो फट जाएगा और फटने के बाद सारे सीड जो है वो वहीं पे बिखर जाएंगे, तो हम उनका कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जब कांटेदार जो फसल है उसको काटते हैं तो प्रॉपर ग्लव्स जो है ना मज़दूरों को पहनने चाहिए। और इसके बाद प्रूनिंग मशीन से या एक प्रूनिंग जो सीज़र है, कैंची है, उससे हमें इसकी कटिंग करनी चाहिए मैच्योरिटी से थोड़ा सा टाइम पहले। फरवरी में इसके फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं और मई तक इसके फ्लावर्स रहते हैं। मई के मिड में जो है ना इसके बीज बनना शुरू हो जाते हैं और मई के एंड तक इसको हम कटिंग करके जो है खेतों से बाहर लाके इसको सुखा सकते हैं। जिस तरह की या तो पीट कर इसको या फिर मशीन में इसका भूसा अलग करके या इसकी जो पैपिंग होती है उसको हमें कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि वातावरण दूषित ना हो। अगर ये उड़ेगा तो वातावरण को दूषित कर सकता है। बीजों को अलग करके हम इसके कंटेनर्स में भर के, वायुरोधी कंटेनर्स में भर के बीजों को सुखाकर उनका उपयोग किया जा सकता है। मिल्क थिस्ल की फसल में किन किन प्रकार के रोग लग सकते हैं और इनका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है? नॉर्मली तो इसमें कुछ ऐसी बीमारियां देखने को नहीं मिलती हैं। इसमें कुछ एक बीमारी जो है वो देखने को मिलती है, रूट विल्ट जो है, राइजोक्टोनिया का फंजाई है, उससे ये डिजीज़ लगती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम ट्राइकोडर्मा एंटी फंगल इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं, थीरम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे जो कैप्टोन की जो मात्रा है वो या ट्राइकोडर्मा की 2.5 kg प्रति हेक्टेयर सिंचाई के समय ही हम खेत में डाल देते हैं, वो धीरे धीरे सारे पूरे खेत में फैल जाती है, जिससे कि इस डिजीज़ को रोका जा सकता है। वो सारा जो है वो जड़ों में सोख लेते हैं, तो जड़ों को सेव किया जा सकता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल्क थिस्ल की खेती से जुड़ी हुई हमें दी। पृथ्वी, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अब इस चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ इन जानकारियों को साझा किया। शुक्रिया। शुक्रिया। तो किसान दोस्तों, आइए जान लेते हैं मिल्क थिस्ल के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। थीस्ल बीज को अगस्त से अक्टूबर तक इकट्ठा किया जाता है और ये इतना लंबा समय इसलिए होता है क्योंकि थीस्ल के बीज असमान रूप से पकते हैं। किसान दोस्तों को समझना पड़ता है कि पौधे का बीज पकने लगा है। मिल्क थीस्ल के फसल की कटाई में सावधानी की जरूरत होती है। हमेशा मोटे बगीचे के दस्ताने पहने, क्योंकि मिल्क थीस्ल का पौधा कांटेदार होता है। स्पाइक्स आपकी त्वचा को चुभ सकते हैं। फूलों का खास ध्यान रखें। पौधे अलग अलग समय पर पकते हैं। उन्हें सूखने पर रंग को काट लें। किसान दोस्तों, बीज को संग्रहण से पहले
अनावश्यक चीजों को उड़ा दें और अपने बीजों को एक अंधेरी और ठंडी जगह पर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। किसान दोस्तों, कांटेदार मिल्क थीस्ल के पौधे की साधारण ऊंचाई 3 फीट या 1 मीटर होती है, लेकिन कुछ पौधे दुगनी ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हैं। पौधे के पुष्प क्रम को बकाइन टोकरियों में एकत्र किया जाता है। थीस्ल फल ग्रे, हल्के भूरे या काले रंग का बीज होता है। प्रत्येक बीज में 2 गुने बाल होते हैं, जो बीज की लंबाई से 2 से 3 गुना अधिक होते हैं। बीज गंधहीन होते हैं, लेकिन उनका स्वाद कड़वा होता है। मिल्क थीस्ल की जड़ों और पत्तियों को बंद ग्लास कंटेनर में संग्रहित किया जाता है। मिल्क थीस्ल का बीज सामान्य वातावरण में 3 साल तक सुरक्षित रहता है, जड़ें और पत्ते 1 साल तक। किसान दोस्तों, मिल्क थीस्ल बहुत से लोगों के लिए नई फसल है और इसलिए उनका उपयोग किस तरह हो सकता है, इसे भी जानना जरूरी है। मिल्क थीस्ल का अर्क के रूप में सेवन किया जा सकता है। मिल्क थीस्ल के बीज की स्मूदी बनाई जा सकती है। मिल्क थीस्ल के बीज की चाय बनाकर पी सकते हैं। मिल्क थीस्ल की पत्तियों को स्नैक्स के रूप में भी खाया जा सकता है। मिल्क थीस्ल के बीज से निकले हुए तेल को खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क थीस्ल फूड सप्लीमेंट को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। किसान दोस्तों और सुधी दर्शकों, मिल्क थीस्ल या दूध थीस्ल पौधा अपनी औषधीय गुणों के कारण जग में प्रसिद्ध हुआ है। दूध थीस्ल गुर्दे में कोशिकाओं को जीवित करता है। ये सूजन को रोकता है और हम सभी जानते हैं कि सूजन दिल की बीमारियों का मुख्य कारण है। दूध थीस्ल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल या HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज बीमारी में मिल्क थीस्ल बड़ा ही फायदेमंद साबित हो रहा है। समय से पहले त्वचा की उम्र बढ़ने, दृष्टि समस्याओं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम करता है। किसान मित्रों, मिल्क थिस्ल की खेती की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि अब इसके औषधीय गुणों के बारे में लोगों को पता चल गया है और रोजमर्रा के खाने में भी अब इसके बीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। जी भूमि, मिल्क थिस्ल की मांग धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने वाली है और ये खेती किसान दोस्तों के लिए कमाऊ खेती बनने वाली है। आज हमारे किसान दोस्त कम मात्रा में इसकी खेती करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। मिल्क थिस्ल की खेती किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने वाली फसल साबित हो रही है और अब इसकी कॉन्ट्रैक्ट खेती यानी अनुबंध के अनुरूप भी खेती की जा रही है, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में इसे ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। मिल्क थिस्ल औषधीय पौधे की बीज और पत्तियां दोनों ही लाभकारी हैं, साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी फायदा पहुंचाते हैं। बाजार में मिल्क थिस्ल के उत्पाद के कई सारे नाम हैं, जैसे कार्डस मैरिनस, मिल्क थिस्ल, ब्लेस्ड मिल्क थिस्ल, मैरियन थिस्ल, मैरी थिस्ल, सेंट मैरी थिस्ल, मेडिटेरेनियन मिल्क थिस्ल, विविधता वाली थिस्ल, स्कॉच थिस्ल और अन्य नाम भी हैं। तो किसान मित्रों, आगे आइए, जागरूक बनिए और मिल्क थिस्ल की खेती करिए। वैसे तो इसकी खेती के बारे में विस्तार से जानकारी देने की हमने पूरी कोशिश की। अपने कृषि विशेषज्ञ के माध्यम से आपको इसके तकनीकी पहलुओं के बारे में भी बताने और समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको और लेनी हो या कोई शंका हो तो आप किसान कॉल सेंटर में भी कॉल कर सकते हैं और हर जिले में कृषि केंद्र भी है, आप वहां जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने जैसे ही दूसरे अनुभवी किसान मित्रों से जानकारी को साझा कर सकते हैं। तो किसान दोस्तों, विदा लेने का समय आ गया है। सार्थक और समृद्ध खेती की प्रक्रिया से जुड़िए। अभी के लिए नमस्कार। किसान दोस्तों, आप देख रहे हैं रोशा घास की लहलहाती हुई फसल। सुगंधित तेल के उत्पादन में रोशा घास तेल का अपना महत्व है। इस बहुवर्षीय सुगंधित पौधे का वानस्पतिक नाम
सिम्बोपोगान मार्टिनी है और इसका संबंध पोएसी परिवार से है। एक बार लगाने के बाद इससे 5 से 6 वर्ष तक उपज प्राप्त होती रहती है।